नमस्कार। 23 जुलाई को देश का आम बजट आने वाला है। इसके चलते कृषि क्षेत्र में भी बजट से क्या उम्मीदें हैं, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया जी से। नमस्कार, कृषि भूमि में आपका स्वागत है। केडिया जी, सबसे पहले अभी इलेक्शंस खत्म हुए हैं और देश में नई सरकार बनी है, तो और नया बजट भी आने वाला है, तो हम जानना चाहेंगे कि इस बार कृषि क्षेत्र में बजट से क्या उम्मीदें रहेंगी। नमस्कार सुबोध जी। बिल्कुल, देखिए सबसे अच्छी चीज है कि सरकार रिपीट हो रही है। बिकॉज जनरली हम देखते हैं कि इंडिया में जो अनसर्टेनिटी कब होती है, जब हम देखते हैं प्रीवियस सरकार अलग है और करंट सरकार अलग है। तो बहुत बार ये रहता है कि अरे पिछले सरकार की जो पॉलिसी वो इस बार हम देखते हैं कि नहीं फॉलो हो रही या मॉडिफिकेशन है। तो ये चीज अच्छी है कि सरकार कंटिन्यू है। सेकेंडली, एफएम कंटिन्यू है, क्योंकि बहुत जन को ये भी रहता है कि अरे पिछला एफएम ने क्या बताया था अभी। तो ये दोनों चीज का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। और हमने देखा भी है पिछले अगर 2 टर्म की बात करें तो ऐसा नहीं है कि फार्म सेक्टर पिछड़ा हुआ रहा है। गवर्नमेंट का फोकस ही रहा है। चाहे हम फार्मर इनकम डबल की बात करें तो उस पर भी फोकस रहा है। अब बहुत बार क्या होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक है वो बहुत बड़ा है। आज एक एक स्टेट एक एक कंट्री के हिसाब से मूव हो रहा है। तो कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जब होना है तो उसमें हम समय आते हुए देखते हैं। तो नो डाउट पिछले अगर हम 5-10 साल की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो जो पॉलिसीज अपनाई है वो आज भी चल रही है और धीरे धीरे इंप्लीमेंट। जैसे सॉइल टेस्टिंग की बात करें तो मैं प्रैक्टिकली खुद गुजरात, राजस्थान, एमपी काफी स्टेट में जाता हूँ, देखता हूँ। तो आज फार्मर खुद है ना टेस्टिंग के लिए जाता है। बोलता है सर मुझे ये टेस्ट कराना, मुझे समझ में आना चाहिए कि कौन सी क्रॉप है। मानसून को लेकर अगर हम देखें तो पहले की जो प्रिसीजन थी और अभी के प्रिसीजन में बहुत चेंज हुआ है। टेक्नोलॉजी भी कम, गवर्नमेंट ने उस चीज को समझा है और उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये बजट से उम्मीद तो बहुत ज्यादा है। और डेफिनेटली ये सेक्टर ऐसा है कि आज हम कृषि भूमि से ही जुड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट भी देख रही है कि इसका बढ़ावा कैसे रहे, क्योंकि बहुत बार आज भी हम देखते हैं जो पिक्चरों में देखते हैं कि फार्मर की हालत दयनीय है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ऐसे भी अपडेट आते हैं कि सबसे बड़े बायर है, या खास करके पिछले 2 साल में मैंने ये सुना है कॉटन के जितने भी फार्मर है उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को होल्ड करके रखा है। क्यों? क्योंकि अब उनके पास परचेजिंग पावर आ चुकी है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए वो आगे रहेगा। जैसे एक चीज मुझे आता है कि पीएम किसान का जो इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट में कुछ एलोकेशन, बजट एलोकेशन थोड़ा और इंप्रूव कर सकता है, जिसकी वजह से फार्मर के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। और इसी की वजह से आज मैं सबको बोलता हूँ इंडिया वर्सेस भारत। क्योंकि इंडिया में हम बोल सकते हैं अर्बन पॉपुलेशन हो गई, लेकिन अब भारत में ऐसी पॉपुलेशन जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है और इंडिया का बैकबोन उससे इंप्रूव हो रहा है। सेकेंडली है डीबीटी। हमने देखा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, इसके ऊपर पहले हमने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी देखी, फिर लीकेज देखे। अब धीरे 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 चीजों में हम एक स्ट्रीमलाइन होते हुए देख रहे हैं। तो कमर्शियल बैंक्स को भी अलाउ करने की बातें हो रही है कि कमोडिटी मार्केट में भी आए। तो सबसे पहले अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें तो ये एग्रीकल्चर सब्सिडीज का जब क्लियर कट मिलती रहेगी तो उसका एक बेनिफिट मिलेगा। एनहेंसमेंट ऑफ क्रेडिट असेस या क्रेडिट स्कीम्स, तो गवर्नमेंट ने काफी क्रेडिट स्कीम्स को अनाउंस किया हुआ है। और अब हम देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों में जो हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने काफी देखा है जो एग्री स्टार्टअप्स बहुत आ चुके हैं, जिसमें एग्री फाइनेंस के अंदर, एग्री ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में या टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट में काफी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर क्रेडिट असेस या क्रेडिट स्कीम्स को ना कि फार्मर्स बट उसके अलावा जो वीसीपीस होते हैं, वैल्यू चेन पार्टिसिपेट, इनके ऊपर और काम करना है तो वो डेफिनेटली उसको सपोर्ट करता हुआ दिखाई। तो विन विन है। अब तक जो एजेंडा पहले भी चलता रहा है वो भी है, बट गवर्नमेंट का इस बार बजट एलोकेशन मुझे लगता है कि फार्म इंडस्ट्री के लिए एक भरपूर चेंज ओवर स्टोरी रह सकती है। अच्छा, अगर बात की जाए किसानों की, तो किसान को अब आपको क्या लगता है कि इस बार के बजट में जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर के क्या रहेगा इस बार बजट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक उसका फायदा पहुंचे। देखिए अभी जस्ट आप बात कर रहे थे तो मैं एक डेटा एनालाइज कर रहा था, वहां पे बता रहा था वेयर हाउस डिमांड आउटपेस द सप्लाई एडिशन इन इंडिया फॉर लास्ट 5 years वोपिंग बाय 40%। इसका मतलब है कि जो हम अभी बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो डेफिनेटली मैं पहले भी जैसे बताया था इंडिया डेमोक्रेटिकली काफी बड़ा है। तो आज अभी ये रिसेंटली मई मंथ का ही डेटा आया है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो
वेयर हाउसिंग की जो स्पेस है वो सप्लाई के मुकाबले ज्यादा हो रही है। तो ये दर्शाता है कि आज सबसे पहले विडंबना ये थी फार्मर्स की, अगर मैंने कोई प्रोडक्शन बना भी लिया लेकिन मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होने की वजह से मुझे मार्केट में, जैसे टमाटर का एग्जांपल हम बहुत बार सुनते हैं, प्याज का सुनते हैं कि 1 रुपए किलो बिक गया, 2 रुपए किलो बिक गया, वो क्यों? क्योंकि होल्डिंग कैपेसिटी नहीं थी। बट पिछले 4-5 सालों में हमने देखा इस चीज पे काफी ज्यादा काम भी हुआ है। अब पहले जैसी नौबत नहीं। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे वेयर हाउसिंग को लेकर है, या फिर कोल्ड स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन पे हमने देखा गवर्नमेंट ने रेलवे के साथ मिलकर ऐसी कुछ डायरेक्ट ट्रेन भी निकाली जहां पे हम लोग गुड्स या पेरिसेबल गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट कर पाए। तो आई थिंक ये सब वर्क चल रहा है। बट जैसे मैं बार बार मैं कह भी रहा हूँ कि जो इंडिया का साइज है वो इतना बड़ा है कि कोई भी अगर चेंजेस होता है तो वो 1-2 सालों में दिखता नहीं, उसको समय लगता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है ये बजट में हम वेयर हाउसिंग के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इंडिया के दूर दराज एरिया में जब तक प्रोडक्शन नहीं पहुंचेगा तब तक जो डिमांड एक्चुअल आनी चाहिए वो भी नहीं आएगी। एक्सपोर्ट्स पे गवर्नमेंट ने काफी काम भी किया है। यहाँ पे हमने सब्सिडीज पे भी काम करते हुए देखा है, या एक्सपोर्ट इंसेंटिव पे भी काम होते हुए देखा है। और ग्लोबल मार्केट में 5 साल में फूड ग्रेन्स पे, चाहे लड़ाई के चलते या पेंडेमिक के चलते जो हमने इम्पैक्ट देखा था, उसमें इंडिया एक शाइनिंग स्टार करके निकला है। इंडिया के जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है पिछले काफी सालों में इंप्रूव भी हुआ है, यील्ड में भी इंप्रूवमेंट हुआ है और एक्सपोर्ट में भी इंप्रूव हुआ है। तो गवर्नमेंट मुझे लगता है ये बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे ऑलरेडी वेयर हाउस पे हमने देखा है, एक्सपोर्ट्स पे देखा है, इन सब पे पैकेजिंग इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पैकेजिंग इंडस्ट्री सेल्फ लाइफ को इंप्रूव करती है। और आज हम देख रहे हैं कि इंडिया के आम हो, चाहे ग्रेप्स हो, चाहे काफी हॉर्टिकल्चर आइटम हो, सब हम लोग वर्ल्ड वाइड हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके ऊपर ध्यान जरूर रहेगा इस बार। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार, क्योंकि कमोडिटी की अगर हम बात करें और बजट की बात कर रहे हैं, तो क्या इस बार सरकार कमोडिटी से रिलेटेड कमर्शियल बैंक हो या फिर एनआरआई हो, क्या इन लोगों को कमोडिटी में जो है वो जोड़ने का प्रयास होगा इस बार? देखिए, एक्सचेंज क्यों बनाया जाता है? अगर एक्सचेंज बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइस ट्रांसपेरेंसी। मैं अभी एक उदाहरण भी बताऊं, 2 दिन पहले का। 2 दिन पहले काफी एसोसिएशन अब बात करी कि पैन इंडिया गोल्ड का एक भाव होना चाहिए, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बिकॉज जब प्राइस ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो सिमिलरली आज हम फार्म की भी बात करते हैं तो इनाम गवर्नमेंट ने बनाया है। इससे पहले अगर हम देखते थे तो हम देखते थे हर एक जगह की, ठीक है, प्राइस का प्रीमियम अलग अलग होता है, क्वालिटी है। एग्री कमोडिटी में क्या होता है जी, काफी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। जैसे हम जीआई टैग की बात करते हैं, या कस्तूरी मेथी तो आती तो बहुत है, लेकिन हम नागौर की मेथी की बात करते तो वो प्रीमियम लेने वाले हैं, नो डाउट। लेकिन आप ये समझिए कि हर एक सिटी के प्राइजेस अलग है, ठीक है, एक पैरिटी अलग अलग होती है, वो सब अलग बात है। बट मुझे लगता है कि प्राइस ट्रांसपेरेंसी कब आएगी? एक एक्सचेंज के माध्यम से। मैं उदाहरण के तौर पे जाऊंगा, मैं सांगली गया था, वहां पे कम से कम 100 सेंटीमीटर की बड़ी स्क्रीन हमने देखी कि मंडी में लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? वहां पे हल्दी का भाव, एक्सचेंज जो एक्सचेंज पे भाव चल रहा है वो वहां पे दिखाई दे रहा है। तो फार्मर को ये पता रहता है, अरे अच्छा मेरे पास ये माल है, इस माल का एक रेफरेंस प्राइस तो मिला है, ये रेफरेंस प्राइस समझो कि 20,000 रुपया है। तो उसको पता तो है कि मेरा ये माल मेरे को 20,000 में बेचना है। तो मुझे लगता है एक्सचेंज ये कड़ी को अच्छे से जोड़ता है, और इसी चीज को रेगुलेटर ने भी समझा और एक्सचेंज ने भी समझा। उदाहरण के तौर पे नए प्रोडक्ट की बात करता हूं मैं, तो एक्सचेंज में आज हम देख रहे हैं कि वैसे गवर्नमेंट ने करीबन 108 कमोडिटी को रिकॉग्नाइज किया हुआ है जो एक्सचेंज पे आ सकती है। बट हाँ, कुछ वॉल्यूम्स की कमी है, पार्टिसिपेशन कमी, क्योंकि इंडिया में आज भी हम देखिए वीसीपीस की बात करते हैं, वैल्यू चेन पार्टी, तो वो कौन है? फार्मर्स है, अड़तिया है, छोटा अड़तिया, बड़ा अड़तिया, या लॉजिस्टिक वाला, वेयर हाउसिंग वाले। सर इंडिया में आज भी ये लोग एजुकेटेड नहीं है। दैट इज वाई कोई भी अगर एक्सचेंज या कोई नया प्रोडक्ट आता भी है तो यहाँ पे हम मान के चलिए कि कंटिन्यूस कंटिन्यूस उनको समझाना सिखाना पड़ेगा, तब जाके वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो मुझे लगता है एक्सचेंज उसके ऊपर ऑलरेडी फ्यूचर प्रोडक्ट्स भी लेके आया हुआ है। साथ में एक अच्छी चीज बताता हूँ, ऑप्शंस आ चुके हैं। आज हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड ऑप्शन डेरिवेटिव प्रोडक्ट में इंडिया नंबर 1 हो चुका है 5 सालों में। लेकिन आज भी हम देख रहे थे कमोडिटी में उस चीज के ऊपर नहीं था, लेकिन आज हम देखते हैं पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन भी प्रोडक्ट है, हमारे पास इंडेक्स भी, एग्री इंडेक्स भी ट्रेड होता है। बातें हो रही है कि रेन इंडेक्स आ जाएगा। अब ये कुछ लोग बोलते हैं ये स्पेकुलेटिव, मैं बोलता स्पेकुलेटिव नहीं, एटलीस्ट अगर आपको ये पता है, आज आप एक्यू वेदर देखते हो तो आपको ये पता चलता है कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद बारिश आएगी कि नहीं आएगी। बराबर। वही चीज हमको एक्सचेंज के थ्रू भी मिल सकती है। तो पहला है प्रोडक्ट,
तो हमने देखा कि प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, रेगुलेटर ने, एक्सचेंज ने और गवर्नमेंट ने इस पे काम करके प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। जब प्रोडक्ट आ गए तो पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, अगर हम जब कमोडिटी की बात करते हैं तो सरकार अब इस बार खासतौर से अगर एक्सचेंज की बात करें तो एक्सचेंज का क्या रोल रहेगा? क्या एक्सचेंज को सरकार और ज्यादा बढ़ावा देगी? देखिए, सरकार ऑलरेडी इस चीज को सपोर्ट कर रही है और सरकार ने निर्देश दिया है रेगुलेटर को, रेगुलेटर ने एक्सचेंज को और एक्सचेंज ने ब्रोकर को। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सरकार भी एफपीओ को सपोर्ट करती है, क्योंकि एक एक फार्मर को जाके बताना, समझाना, क्योंकि मैं अगेन बोलता हूँ डेमोग्राफिकली इंडिया इतना बड़ा है कि हम सोचते हैं कि यहाँ पे बॉम्बे में बैठ करके बस इतना ही है, नहीं, बहुत एक एक, मैं गांव में गया हूं तो मैंने देखा है। तो सरकार एफपीओ को सपोर्ट करती है। एफपीओ को एक्सचेंज एक अवेयरनेस सीरीज चला रखा है सेबी के गाइडेंस के द्वारा। हम एफपीओ को समझाते हैं कि आपका कंसर्न क्या है। तो एफपीओ को सबसे, फार्मर प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, इनका सबसे बड़ा कंसर्न है, अरे हम इंडिविजुअली जाते हैं तो हमको तो फटकार के भगा देते हैं लोग। तो अब एफपीओ का गठन बन गया तो एक ताकत बन गई। तो सबसे पहले हमको एफपीओ बनाने में फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो एफपीओ बनेगा तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है कोई भी चीज के लिए। आज अगर इरिगेशन का भी कुछ भी लेना है तो एफपीओ जाता है तो उसको डिस्काउंट भी मिलेगा, बल्क परचेज का भी बेनिफिट मिलेगा, फाइनेंस का नेगोशिएशन भी ऐसा पावर ही बढ़ है, जाती है। निगोशिएशन बढ़ जाएगा उसका, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब गवर्नमेंट इस पे डायरेक्टली नजर रखी है कि आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, वी विल हेल्प यू। सिमिलरली एक्सचेंज भी क्या कर रहा है कि फार्मर एफपीओ को बोलता है आप एक्सचेंज पे आइए और उसको हेज कीजिए। अब हेजिंग होता क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको अभी हल्दी का एग्जांपल बताया कि 20,000 का भाव था और फार्मर ने क्या किया, हल्दी लगा दी और ये सोच के लगाई कि 9 महीने के बाद अगर मार्च में मेरे पास क्रॉप आएगा तो 20,000 की जगह 25-30,000 रुपये हो जाएगा और मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, हमने देखा इस बार सोइंग करीबन 30 से 40% बढ़ेगी। अब जब सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड कम रहेगा तो भाव गिरेगा, फॉर एग्जाम्पल। अब भाव में गिरावट आ गई 12,000, तो फार्मर बोलता है यार मेरे साथ तो धोखा हो गया, मैंने 20,000 के भाव पे, 20,000 के भाव पे देखकर मैंने हल्दी उगा दी और आज ये भाव 12-13,000 आ गया, ये तो मेरे लिए नुकसान हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका पहला सॉल्यूशन जो आज तक चलते आ रहा है वो है एमएसपी। कि सरकार एमएसपी दे दे कि भैया कुछ भी हो जाए मैं तो आपको 16,000 तो दूंगा ही दूंगा। तो ये प्रैक्टिस आज भी चल रही है, बट उससे फार्मर का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज तो हुआ ही नहीं ना उसमें। और तो नुकसान तो इसका है एक ही, दूसरा छोटा ही तरीका सही क्या है? लेकिन नुकसान है। भाई देखो, नुकसान दो चीज है। एक, आज पहला चीज है फार्मर अपनी, मैं ये नहीं बोलता फार्मर आज हमारे अन्नदाता है, बिल्कुल है, लेकिन आप प्लीज समझिए कि आज जब हम लोग देखते हैं फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट बोलती है आप कैश क्रॉप पे मत जाइए, आप उसकी जगह पे फूड ग्रेन्स उगाइए, नहीं तो भुखमरी आ जाएगी। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। अभी उसको गाइड करने वाला कौन है? तो गवर्नमेंट क्या हाँ। करती है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट गाइड करने के लिए उसको एमएसपी देती है, जिसमें एमएसपी ज्यादा वो उगाएगा। बट यही चीज मैं बोलता हूं, अगर एक्सचेंज पे अगर ऑप्शन है तो फार्मर क्या करेगा, 20,000 का पुट ले लेगा। अब भाव गिर भी गया तो उसको ये मालूम है भैया एक्सचेंज पे मैंने पुट ले रखा है, 8,000 रुपये गिरा, 8,000 रुपये मेरे को एक्सचेंज से मिल जाएगा, एज गुड एज इंश्योरेंस ही है। बिल्कुल सही। और भाव बढ़ गया तो मैं फिजिकल में 20 की जगह 25 में बेच दूंगा। तो एफपीओ होने से एक बेनिफिट है, एजुकेशन लेवल और सुधरेगा, इंप्रूव होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी और एक्सचेंज पे वो आकर अपनी प्रोडक्शन को हेज भी करके चल सकते हैं। कृषि भूमि से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।